लोकप्रिय हिंदी दैनिक अमर उजाला के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित आज के संवाद कार्यक्रम में अमर उजाला के प्रबंध निदेशक श्री तन्मय माहेश्वरी जी, प्रेसिडेंट वरुण माहेश्वरी जी, अमर उजाला के संपादक डॉक्टर इंदुशेखर पंचोली जी, लखनऊ संस्करण के संपादक श्री विजय त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में जिनका सानिध्य अभी आपको प्राप्त हुआ है, परमार्थ निकेतन से यहाँ पर पधारे स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि जी महाराज, भारतीय सिने जगत के एक लोकप्रिय अभिनेता श्री जैकी श्रॉफ जी, समाज जीवन से जुड़े हुए अलग अलग पक्षों के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे नेतृत्वकर्ता, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले अमर उजाला परिवार को 78 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं और पूरे अमर उजाला परिवार का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। अठहत्तर वर्ष की आपकी ये शानदार यात्रा हिंदी पत्रकारिता के लिए कुछ मानक भी गढ़ी है और ढेर सारे मुद्दों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित भी करती है। स्वाभाविक रूप से जब हम हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं तो इसका अपना एक इतिहास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी पत्रकारिता को एक राष्ट्रीय स्वर देकर के एक नई ऊंचाई दी थी। हर व्यक्ति उनका स्मरण करता है। भारत की आज़ादी के आंदोलन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हर उस भारतीय की जवान पर हैं जो भारत की आज़ादी का समर्थक रहा है और उस समय तिलक जी की लेखनी ने, उनकी पत्रकारिता ने भारत की आज़ादी को एक नई दिशा दी थी। कालांतर में भारत की आज़ादी के महानायक के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसी पत्रकारिता को इस आंदोलन का आधार बनाते हैं। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसी पत्रकारिता को देश की स्वाधीनता और सामाजिक न्याय का आधार बनाने का कार्य किया था। एक लंबी श्रृंखला है हिंदी पत्रकारिता की, जिन्होंने केवल अपने आप को लेखनी तक सीमित नहीं रखा है, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में समाज की आवाज को एक नई ऊंचाई देने का काम किया। याद करिए 1975 में जब भारत के लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास हुआ था, तब भी पत्रकारिता ने अनेक ऐसे मूर्धन्य और क्रांति को स्वर देने वाले
संपादक भी और रिपोर्टर भी दिए, जिन्होंने देश के लोकतंत्र के गले को घोंटने नहीं दिया था। भारत में लोकतंत्र की बहाली के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए उस समय आगे आकर के अपना योगदान दिया। अगर हम इस पूरी श्रृंखला को देखते हैं तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लोकतंत्र का जो आधार है वह केवल विधायिका, न्यायपालिका या कार्यपालिका ही नहीं है, मीडिया की भी उसमें उतनी ही सशक्त भूमिका है। लेकिन मीडिया की भूमिका आज के परिप्रेक्ष्य में, जब टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो चुकी है, डीप फेक का खतरा हरेक के ऊपर मंडरा रहा है, तब फेक न्यूज का क्या होगा? और मैं बहुत बार ये नहीं समझ पाता हूं कि अपनी रिपोर्टिंग को सनसनी पैदा करने का आधार बनाने की बजाय उसको अगर हम संवेदनशील बना करके सकारात्मक रुख देते तो उससे बहुत सारी जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं खड़ी होती। आप देखो ना, सनसनी पैदा करने वाली न्यूज हो सकता है तात्कालिक रूप से व्यक्ति को, रिपोर्टर को या किसी समाचार पत्र को या किसी मीडिया ग्रुप को तात्कालिक लाभ दे दे, लेकिन जब वही फेक निकलती है तो उसको कटघरे में भी खड़ा होना होता है। और मैं अक्सर इस बात को देखता हूं और हम लोग उसलिए अलर्ट भी रहते हैं पहले से ही, क्योंकि हर 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं कहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। हर एक जगह हमें देखना होता है, क्योंकि आज के समय में अगर एक भी सनसनी न्यूज या रिपोर्टिंग कहाँ पे आग लगा दे, कहाँ पे क्या कुछ कर ले, कोई भरोसा नहीं है। जब एक बार आग लग गई तो फिर उसको बुझाने में समय लगता है। हम लोग आज के दिन पे इस बात को कतई तैयार नहीं है कि यूपी में फिर से कर्फ्यू लगे, यूपी में दंगों की शुरुआत हो, यूपी में किसी प्रकार की अराजकता की छूट किसी को दी जाए। और इन सब चीज़ों के लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ता है। और इसलिए हम बार बार इस बारे में कहते हैं कि एक संवेदनशील और सकारात्मक रिपोर्टिंग मीडिया के स्तर को और लोकतंत्र के प्रति उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी को और भी विश्वसनीय बनाता है। और उन स्थितियों में मैं अमर उजाला परिवार को इस बारे में 78 वर्ष की इस यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने उस विश्वसनीयता पर खरा उतरने का प्रयास किया है और वर्तमान की चुनौतियों के साथ अपने आप को तैयार किया है। मित्रों, लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भारत के लोकतंत्र के प्रति और भारत के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, वह भी जानना हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर होता है व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र का है, वो अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने अनुसार कार्य करता है, लेकिन हम लोग अक्सर देखते हैं कि कभी कभी उसके स्वर ट्रेड यूनियन जैसे दिखाई देने लगते हैं। याद रखना, ट्रेड यूनियन की प्रवृत्ति कभी भी सकारात्मक नहीं रही, और जहां पे भी ये प्रवृत्ति पनपी है वहां पर उसने सत्यानाश ही किया है, किसी का कल्याण नहीं किया है, सिवाय चंद उस ग्रुप के लिए
चंदा वसूली के सिवाय जो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज की तर्ज पर पूरी व्यवस्था को खोखला बनाने का काम करते हैं। आप देखते होंगे वो ट्रेड यूनियन के नेता कोई काम नहीं करते, एक झोला कंधे पर लटका करके पूरे घूम घूम करके डिस्टरबेंस करते हैं, हर एक व्यक्ति से चंदा वसूली करके अपने घर को तो भरते हैं, लेकिन उस श्रमिक को, उस कामगार को और उस सिस्टम से जुड़े हुए हजारों और लाखों लोगों को एक समय के बाद भूखमरी के कगार पर ला करके खड़ा कर देते हैं। और मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे लोगों को जिनके लिए सोसाइटी में जगह नहीं होनी चाहिए, बहुत बार जब हम हीरो के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसका खामियाजा एक लंबे समय तक समाज को भी और देश को भी भुगतना पड़ता है। आपके सामने ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं और ज़्यादा दूर मत जाइए, कानपुर आपके सामने उदाहरण है। कभी कानपुर देश के अंदर एक समृद्धतम शहरों में से एक था, हजारों लोगों के रोजगार का एक माध्यम बना था। आज क्या है? वहां सारे उद्योग बंद हो गए थे। वहां पर जो लोग पहले बड़े गर्व के साथ सिर तान करके जाते थे, अपने घर से अपना टिफिन लेकर के जाते थे, उद्योग में काम करते थे और फिर उसी गौरव और गरिमा के साथ वापस आते थे, उद्योग बंद हो गए। जो व्यक्ति गौरव के साथ जाता था आज वहाँ पे ठेला लगाने के लिए मजबूर है, क्योंकि ट्रेड यूनियन की प्रवृत्ति ने वहाँ के उद्योगों को नष्ट कर डाला, पूरी तरह बर्बाद कर डाला। और उद्योगपति तो दूसरी जगह चला गया, दूसरी जगह उसने उद्योग लगा लिए, लेकिन वहाँ कार्य करने वाला कार्मिक जो था, श्रमिक जो था, वह जिस ट्रेड यूनियन का शिकार बना, ट्रेड यूनियन के नेता भी कोई सांसद बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई कुछ हो गया, लेकिन ट्रेड यूनियन का शिकार बना श्रमिक भूखमरी के कगार पर पहुंच गया।